हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट का न्यू टॉपिक विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। जैसे कि अभी हमको इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि हमने एक फ्राइंग पैन लिया है और एक फ्लेम ली है। फ्राइंग पैन और फ्लेम हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जब हम किसी भी फ्राइंग पैन को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो हमारा फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हीट होती है वो हमारी उस फ्लेम से उस यूटेंसिल में ट्रांसफ़र होती है। यूटेंसिल यानी कि बर्तन, वो बर्तन क्या है? हमारा फ्राइंग पैन। और हमारा फ्लेम जो है वो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हमारी जो फ्लेम की जो हीट होती है वो उस यूटेंसिल में ट्रांसफ़र होती है। और जब हम उस फ्राइंग पैन को उस फ्लेम से हम रिमूव कर देते हैं तो वो फ्राइंग पैन हमारा धीरे धीरे करके कूल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले वो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो हीट अब ट्रांसफ़र होना बंद हो चुकी है। The heat is transferred from the pan to the surroundings, so you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. अब जब वो हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो उस पूरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ वो हीट ट्रांसफ़र होती है। कि जब हम फ्राइंग पैन रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्राइंग पैन का कोई पर्टिकुलर पार्ट ही हमारा गर्म होता है, वो पूरा फ्राइंग पैन हमारा गर्म हो जाता है। और जो ये हीट होती है ये हमेशा एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि फ्राइंग पैन और फ्लेम का एक एग्जांपल था, इसमें हमारी फ्लेम क्या थी? हॉटर ऑब्जेक्ट। और हमारा फ्राइंग पैन क्या था? कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने यही चीज़ को आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है एक्टिविटी 4.6 की हेल्प से। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या करा है? इन्होंने एक ये रॉड ली है। हम ये रॉड एल्यूमिनियम या फिर आयरन किसी की भी ले सकते हैं। इस रॉड में हमने इक्वल डिस्टेंसेस में वैक्स के पीसेस लगा दिए। ठीक है, ये सारे पीसेस हमारे इक्वल डिस्टेंस में हैं और इसको किसी भी स्टैंड से लगा के रख देना है। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप ब्रिक्स के बीच में इसको रख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करा है? इस रॉड के एक एंड में क्या रख दी है? कैंडल। इसमें कैंडल क्या है? हमारा हॉटर ऑब्जेक्ट। और जो हमारी रॉड की स्ट्रिप है वो क्या है? हमारी कोल्डर ऑब्जेक्ट है। तो हमारी जो ये कैंडल है जब जैसे ही ये जलेगी हमारी ये रॉड क्या है? गर्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो गर्म होगी तो वैक्स के जो भी पीस सबसे पहले आएगा वो पीस हमारा फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? जो भी पोर्शन उस हॉटर ऑब्जेक्ट के पास होता है वो पार्ट हमारा जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इधर इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कि वो प्रोसेस जिसमें हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से किसी भी कोल्डर ऑब्जेक्ट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है, जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो अधिकतर हमारे सॉलिड में देखा जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or a wooden handle. अब हमने अधिकतर क्या देखा कि हमारे पास जो भी कुकिंग पैन होता है या फिर कोई कुकर होता है तो उसका जो हैंडल होता है वो हमेशा हमारा या तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है या फिर वो वुड का होता है। अब वो ये क्यों बना होता है? वो हमेशा प्लास्टिक और वुड का ही क्यों होता है? इसके लिए इन्होंने इधर एक्टिविटी 4.7 करी है जिसमें वो लोग हमको एक्सप्लेन करेंगे। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी बीकर में या फिर किसी स्मॉल पैन में हमको गर्म पानी लेना है और कुछ आर्टिकल्स लेना है यानी कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। ये 4 चीज़ें लेनी है और इनके एक एंड को एक एक करके उस हॉट वाटर में डिप करना है और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि अगर हम लोग स्टील की स्पून को डिप करेंगे तो वो स्पून हमारी गर्म हो जाएगी।
प्लास्टिक के स्केल को अगर हम लोग डिप करेंगे तो वो गर्म होगी क्या? इसी तरीके से अगर पेंसिल को डिप करेंगे या फिर हम डिवाइडर को डिप करेंगे, तो इस एक्टिविटी में हमको इसने ये चीज़ बताया हुआ है। आगे वो क्या कह रहा है, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। अब इधर इन्होंने टेबल 4.3 बनाई हुई है। इस टेबल में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये जो चारों ऑब्जेक्ट है, अगर हम इनको हॉट वाटर में डिप करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कि जैसे अगर हम लोग स्टील की स्पून को अगर हम लोग डिप करेंगे तो वो स्पून हमारी गर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटीरियल जो हीट को आसानी से ट्रांसफ़र होने देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि ये जो स्टील की स्पून थी, इसने हीट को ईजिली अपने अंदर ट्रांसफ़र होने दिया, तो ये क्या है, हमारा कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट की इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब कुछ हमारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं, जैसे कि एयर हमारा जो होता है वो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता, इसलिए एयर हमारा क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर हम उसको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हैं, और वो हमारे इंसुलेटर्स भी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक और वुड। इसलिए जो हमारे कुकर होते हैं, फ्राइंग पैन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो हमारे प्लास्टिक और वुड के बने होते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं। हम लोग हैंडल से हर चीज़ को पकड़ते हैं, तो अगर वो लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, कि सपोज़ अगर हमारे जो हैंडल हैं अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो उससे हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा, क्योंकि वो गर्म हो सकते हैं और वो जल जाएगा। इसलिए जो भी हमारे हैंडल होते हैं किसी भी यूटेंसिल के, वो हमारे या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर वुड के, क्योंकि प्लास्टिक और वुड हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। ठीक है, आगे इसमें गिवन है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अभी हमने पढ़ा कि जो वाटर और एयर होते हैं वो हमारे क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये दोनों हमारे इंसुलेटर्स हैं। फिर जो हमारी हीट होती है वो वाटर में और एयर में ट्रांसफ़र कैसे होती है, इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी 4.8 करी है। इसको जब हम रीड आउट करते हैं, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, फिल इट 2/3 विद वाटर। एक हमको बॉटम फ्लास्क लेनी है, राउंड शेप में होनी चाहिए वो, और उसमें 2/3 पानी जो है वो फिल कर लेना है। प्लेस इट ऑन अ tripod and make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat by placing a candle below it। अब क्या करना है, इसको हमको जो ये बॉटम फ्लास्क है इसको एक ट्राइपॉड में फिक्स करना है, और इस तरीके से फिक्स करना है कि हम लोग इसके नीचे एक कैंडल रख सके, जिसके वजह से वो गर्म हो सके। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब हमको क्या करना है कि हमको तब तक इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी जब तक ये जो बॉटम फ्लास्क है इसका जो पानी है वो स्टिल ना हो जाए, यानी कि पानी रुक ना जाए। ठीक है, जब वो पानी रुक जाए तब उसमें हमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है इसमें, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब वो जो बॉटम फ्लास्क था उसके ठीक नीचे हमको एक कैंडल रखनी है और उस कैंडल को जला देना है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। अब जब भी हम किसी भी पानी के नीचे अगर हम लोग फ्लेम रख देंगे, कैंडल रख देंगे, तो वो धीरे धीरे वो गर्म होने लग जाएगा, तो उसके अंदर जो पानी है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस बीकर के अंदर, वो ऑब्जेक्ट भी हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। अब
जब भी हम कोई फ्लेम जलाएंगे तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट हमारा गर्म होगा। जैसे अगर कोई बीकर था, लेट सपोज ये बीकर था, इसके नीचे हमने एक कैंडल रख दी है, ठीक है, और इधर वाटर है, तो सबसे पहले ये बीकर हमारा गर्म होगा। उसके बाद बीकर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज वाटर है, तो वो वाटर हमारा फिर धीरे धीरे करके गर्म होने लग जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके राइज होने लगेगा, ठीक है। आगे इसमें कह रहे हैं, जैसे इसमें ये हमको पिक्चर गिवन है, ठीक है, इसमें इन्होंने इसके ठीक नीचे कैंडल रखी हुई है, ये हमारी बॉटम फ्लास्क है, और इसके अंदर ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. अब हमको इस कैंडल को तब तक जला के रखना है जब तक इसके अंदर का जो पानी है वो गर्म ना हो जाए। ये जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र करने का, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, अब हम पढ़ेंगे कि एयर में कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। The air near the heat source gets hot and rise. The air from the sides come in to take its place. In this way the air gets heated. कि जो भी हमारी एयर होती है वो हमारी सराउंडिंग्स में होती है, हमारे आसपास में होती है। तो जब हमारे आसपास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है तो उसके वजह से उस जगह की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अपने किचन का। जब भी किचन में कोई भी खाना बन रहा है तो खाना बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमको फ्लेम चाहिए। फ्लेम जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो हमारे किचन में उस टाइम जो भी एयर होती है वो भी गर्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे जो एयर है और उस जगह पे हमको हीट मिल रही है, उस एयर को एक हीट मिल रही है उस फ्लेम की हेल्प से, तो उस जगह की जो एयर होगी वो हमारी गर्म होने लग जाती है, ठीक है। अब आगे इधर इन्होंने हमको एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 4.9। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? कि हमको एक कैंडल लेनी है, उसको जला लेना है, एक हाथ हमको कैंडल के ऊपर रखना है और एक हाथ उसके साइड में। अब वो कह रहे हैं कि क्या हमारे जो दोनों हाथ हैं उनको क्या इक्वल हीट फील हुई है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। एक हाथ को जो हमारी कैंडल के ऊपर है उसको ज़्यादा हीट फील हुई होगी, बाकी हाथ को जो हमारा दूसरा हैंड है मे बी उसको हीट बिल्कुल भी फील ना हुई हो और शायद से उसको थोड़ी बहुत हीट ही फील हुई हो। मगर ऐसा क्यों होता है कि केवल एक ही पोर्शन को हीट मिली है और दूसरे को नहीं? तो इधर उसका रीज़न दिया है इन्होंने। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ऑन द sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. कि ऊपर के साइड में जो हमारी ये फ्लेम है, इधर की जो एयर है वो भी कैसी होगी? हॉट। क्यों? क्योंकि इधर फ्लेम है इसलिए। तो अगर हमारी एयर हॉट है इस वजह से हमारा जो हाथ ऊपर की तरफ है उसको भी गर्माहट फील होगी, और जो दूसरा हाथ है वो दूसरी साइड रखा हुआ है, उधर हमारी कोई फ्लेम नहीं है, तो उधर की एयर भी हमारी हॉट नहीं होगी, तो हमको हॉट फील भी नहीं होगा, ठीक है। आगे इसमें लिखा है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। कि अब जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, जो लैंड होता है, वो पानी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो हमारी गर्म हो जाती है। जब वो एयर गर्म हो जाती है तो हमारा जो लैंड है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस इट्स। अब जो सी होता है, जो ओशियन होता है, उस उधर हमारी कैसी हवा चलती है? कोल्ड एयर चलती है। इसलिए दिन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वो ठंडा होता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज।
अब क्या होने लगता है, जैसे जैसे हमारा दिन ढलने लगता है, हमारी जो गर्म हवा थी, जो हमारी लैंड के ऊपर थी, वो धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। और जो हवा हमारी सी के ऊपर थी, ठंडी हवा, वो हमारी लैंड की डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इसलिए जब रात का टाइम होता है तब हमारा लैंड ठंडा हो जाता है। डेजर्ट्स में अधिकतर देखा जाता है ये चीज़ कि दिन के टाइम पे जो डेजर्ट होता है वो गर्म होता है और रात के टाइम पे वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओशियंस में, लेक्स में, वाटर बॉडीज़ के ऊपर जो हवा चल रही होती है, वो दिन ढलते ढलते वो हवा दूसरी डायरेक्शन में आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। ठीक है, आगे इसमें लिखा है To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. इसलिए क्या होता है कि हमको अच्छी हवा मिले, ठंडी हवा मिले, इसलिए कोस्टल एरियाज़ में जो लोग अपना घर बनाते हैं, उनके घर की जो विंडो होती है उसकी ओपनिंग सी के साइड होती है, क्योंकि उधर से ठंडी ठंडी हवा आएगी दिन में। At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. अब इसका ठीक अपोजिट हो जाता है हमारा रात के टाइम। हमारा रात के टाइम पे जो लैंड होता है वो ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। आगे इसमें कॉन्टिन्यूएशन में लिखा हुआ है When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? अब क्या होता है कि जैसे हम लोग सूरज की रोशनी के नीचे आते हैं, हमको गर्मी लगने लगती है, मगर सूरज तो हमसे बहुत दूर है, तो उसकी हीट हम तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in the most part of. अब जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता था, तो जो हमारे पास जो हीट पहुंचती है सूरज की, वो ना तो कंडक्शन के प्रोसेस से पहुंचती है, ना ही कन्वेक्शन के प्रोसेस से। ठीक है, स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या होती है? हमारी एयर। From the sun the heat comes to us by the another process known as radiation. कि जो सन की जो हीट होती है वो अर्थ के पास कौन से प्रोसेस से आती है? रेडिएशन के प्रोसेस से। इस प्रोसेस में क्या होता है? The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether the medium is present or not. कि रेडिएशन के प्रोसेस के लिए हमको किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रोसेस हमारा मीडियम अगर प्रेजेंट हो तब भी कंप्लीट हो सकता है, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तब भी कंप्लीट हो सकता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. अब जैसे इन्होंने इधर एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग किसी भी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमको हीट मिलती है। वो हीट हमको किस प्रोसेस से मिल रही है? रेडिएशन के प्रोसेस से। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by the radiation. अब अगर कोई भी गर्म बर्तन है, हम अगर उसको जैसे गैस से उतारते हैं वो धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग्स में उस हीट को ट्रांसफ़र करने लगता है। जो भी हीट उस यूटेंसिल में होती है वो अपनी सराउंडिंग्स में, आसपास की चीज़ों में उस हीट को ट्रांसफ़र करने लगता है। किस प्रोसेस से करता है वो? रेडिएशन की हेल्प से। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. हमारी भी बॉडी सेम ऐसी करती है। हमारी जो बॉडी होती है वो अपनी सराउंडिंग्स को हीट ट्रांसफ़र करती है और उनसे हीट रिसीव भी करती है। ये सारी चीज़ें वो किस प्रोसेस से करती है? रेडिएशन के प्रोसेस से। All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is observed and part may be transmitted. कि जितनी भी बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, या तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करेंगी या फिर वो हीट को ट्रांसमिट करेंगी। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो उस हीट को ऑब्जर्व कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें
काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, कि हम लोग समर में और विंटर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। समर में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, विंटर में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो विंटर्स में डार्क कलर के। ऐसा क्यों होता है? You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने हमको एक्टिविटी गिवन है विच इज़ एक्टिविटी 4.10। इसको एक बार रीड आउट करते हैं। टेक 2 identical tin cans, paint the outer surface of one black and of the other white। कि हमको दो टिन लेने हैं और उनका जो आउटर सरफेस है वो ब्लैक कलर से पेंट करना है, और जो इनर सरफेस है यानी कि जो अंदर का पार्ट है उसको वाइट कलर से पेंट करना है और बाहर के पार्ट को ब्लैक कलर से। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। दोनों में हमको इक्वल अमाउंट में पानी डालना है, दोनों टिन में, ठीक है, और उनको आधे दिन के लिए छोड़ देना है सूरज की रोशनी में। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इन बोथ द कैंस। अब जो दोनों कैंस का जो टेम्परेचर था, एक कैन में हमने बाहर से ब्लैक पेंट किया था, दूसरे कैन में हमने अंदर से वाइट पेंट किया था। अब जो दोनों कैन का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, कि क्या दोनों के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस है? तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? You can feel the difference even by touching water in the two cans। हम इन दोनों कैंस का जो वाटर है उसको टच करके ही यही पता लगा सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जिस यूटेंसिल का, जिस कैन का, कंटेनर का ब्लैक कलर का पेंट था उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होगा, ठीक है, और जिसका हमारा जो वाइट कलर का पेंट था उसका टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइट कलर होता है, जो लाइट कलर्स होते हैं वो कम हीट ऑब्जर्व करते हैं इन कंपैरिजन टू डार्क कलर्स। जो डार्क कलर्स होते हैं वो हमारी हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इधर इन्होंने एक और एक्टिविटी गिवन है हमको। फिल द 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of the water in both the cans fall by the same amount? अब वो क्या कह रहे हैं कि जो दोनों कैंस में, कंटेनर में जो हॉट वाटर था उनको अब सेम टेम्परेचर कर देना है, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या करा है, दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया है और दोनों को एक रूम में रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये चीज़ नोट करनी है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा फॉल करा है या फिर दोनों का टेम्परेचर फॉल करा है कि नहीं करा है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। अब इस एक्टिविटी में क्या होगा कि जो भी हमारा लाइट कलर का जो कंटेनर है, जो वाइट कलर का जो कंटेनर है, उसका टेम्परेचर जल्दी फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करता है। जो भी हमारे लाइट कलर होता है वो हमारी हीट को ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करता है इन कंपैरिजन टू हॉट, जो हमारे डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा है डार्क surfaces observe more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. अभी जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन करी है वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जो हमारे जो डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं या फिर जो डार्क कलर होता है वो हमारी ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है इन कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स, और जो लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब कि वो हीट को ज़्यादा छोड़ते हैं। इस वजह से जो सर्दियाँ होती हैं उनमें हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और समर में हम लोग लाइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब इधर हमको न्यू टॉपिक गिवन है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन दी विंटर, कि हम लोग विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? वुलन क्लोथ्स ही हमको हमेशा वार्म क्यों रखते हैं, वो हमें गर्माहट क्यों देते हैं। इन दी विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दी वूल फाइबर्स।
द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, सो वी फील वार्म। अब हमारा जो सबसे बेस्ट चीज़ इसमें क्या है कि हमारी जो वूल होती है वो हमारी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि इसमें हमारी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वूल फाइबर होता है उसमें हमारी एयर ट्रैप हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो हीट होती है वो हमारी सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसके वजह से हमको गर्म फील होने लगता है। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? अब इन्होंने एक चीज़ बोली है कि सपोज़ आपको विंटर में एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आप एक थिक ब्लैंकेट कि या तो आप एक मोटा ब्लैंकेट ले लो या फिर आप दो थिन ब्लैंकेट ले लो और उन दोनों को जॉइन करके आप उनको ओढ़ सकते हो, तो आप किसको ओढ़ना ज़्यादा बेटर करोगे? तो इसमें इन्होंने लिखा है आगे, रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन दी ब्लैंकेट्स, कि अगर हम लोग दो ब्लैंकेट्स लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में हमारी एयर ट्रैप होगी। जिस तरीके से जो हमारी वूल होती है उसमें हमारी एयर ट्रैप हो जाती है, उसी तरीके से अगर हमारे दो ब्लैंकेट्स होंगे तो उनके बीच में भी हमारी एयर ट्रैप हो सकती है। हमारा ये चैप्टर इधर ही फिनिश हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 हीट। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।